आर्टिकल 21। ओके ओके, आर्टिकल 21 आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सारे आर्टिकल ले लिए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे फंडामेंटल राइट सरकार ले ले, सरकार सारे फंडामेंटल राइट कैंसिल कर दे और सिर्फ ये आर्टिकल छोड़ दे, सिर्फ ये आर्टिकल, आर्टिकल 21, तो इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हुए हम सारे आर्टिकल्स को, फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल को फिर से जीवित कर देंगे। तो मतलब दिस इज सच अ ब्रॉड आर्टिकल। ओके, तो हम पहले ये देखेंगे क्लास कि ये आर्टिकल कहता क्या है। ओके, आपके ये आर्टिकल की जो वर्ड्स है कि, जस्ट अ मिनट, ये आर्टिकल के जो वर्ड्स हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। ओके, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। कहने को बस एक कुछ शब्दों का फ्रेज है, पर इसको समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ओके, जैसे कल की घटना से रिलेट करता हूं, नेपाल में जो घटना घटी। ओके, ठीक है कि नेपाल के जेनजी के हिसाब से उनके पॉलिटिशियंस करप्ट थे, उनके रूलिंग क्लास करप्ट थी, तो करप्शन का ठीक है, आप आवाज उठाइए, प्रोटेस्ट उठाइए, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जान ले लेंगे। मतलब आप मन माना तरीका नहीं कर सकते। अगर कोई गलती है, किसी ने गलत किया है, तो ही शुड बी पनिश्ड बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। कानून के हिसाब से किसी की लिबर्टी, मतलब मैंने आज के टॉपिक को कल के इंसिडेंट से तुरंत समझ जाएंगे। ओके, पार्लियामेंट में आग लगा देना, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा देना वहां की। ओके, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली कौन पे करेगा? नेपाल की जनता ही पे करेगी। अच्छा, फिर से, क्योंकि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और सारा जो सेक्रेटेरिएट है वो तो मस्ट है। आज हटाइए, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो बनाएगी। तो नेता अपनी जेब से थोड़ा ना पैसा लगाते हैं, नेता तो टैक्स करके ही लगाते हैं। और उनमें से कुछ भारत के बुद्धिजीवी कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं भारत में कब होगा। मतलब सोचिए, मतलब बुद्धि लोगों की कितना खत्म है। कहते हैं भारत में कब होगा। अरे भाई, भारत में ये चीज क्या हो रही है? मतलब सब चीज सही तो चल रहा है भारत में। ओके, भारत में कब होगा, मतलब अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं उनके। ओके, तो अराजकता हो जाएगी। इसीलिए जब आपने नेपाल की पिक्चर देखी होगी टीवी में, इसीलिए क्लास लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाएगी, मत्स्य राज होता है। इसलिए मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, ये सारी लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करती है। ओके, तो ये आर्टिकल एक बहुत ब्रॉड आर्टिकल है। इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा इंटरप्रेट किया है। ओके, मतलब इन्वायरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं, दिल्ली में सीएनजी की बसें बंद कर दी, वो सीएनजी की बसें चला दी। ओके, आपके डीजल और पेट्रोल की बसें बंद कर दी। ताजमहल के आसपास की जितनी इंडस्ट्रीज थी उन्हें हटा दिया गया। दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज थी उनको हटा करके आउटर एरियाज में भेज दिया गया, एनसीआर के आउटर एरिया में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन डाला। इसी 21 के इंटरप्रिटेशन से ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा अपना डिसीजन लिया है। ओके, तो आर्टिकल 21 सिर्फ ये लाइन नहीं है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ये इनमें कई इन्फर्ड आर्टिकल्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि जस्ट टू टेक ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जानवरों की तरह सांस लेना और सांस छोड़ना ही जिंदगी नहीं है, राइट टू लाइफ नहीं है। अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो यू शुड हैव अ डिग्निटी टू लिव लाइक अ ह्यूमन। अगर हम और आपने इंसानों का जन्म लिया है तो हम और आपका अधिकार है
कि ह्यूमन वाली डिग्निटी के साथ हम जिए। इसी को ध्यान में, इसी को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आपके राइट टू एजुकेशन का नाम दिया। ये राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, मैंने कुछ दिन पहले बताया था पहला केस राइट टू एजुकेशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। याद ही नहीं है? मोहनी जैन केस, मोहनी जैन केस में राइट टू एजुकेशन बोला। अभी सब लिखवा देंगे, सारा चीज लिखा देंगे, पर क्लास डिटेल से पढ़ाता हूं, पर आप लोग शायद रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन कर लीजिएगा क्लास। और एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को हटा देना। एग्जाम में सब कुछ क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये फेवरेट और नॉन फेवरेट हटा देना कि हिस्ट्री नहीं पसंद है, हिस्ट्री हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, ज्योग्राफी भी नहीं पसंद है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। सर पढ़ना पड़ेगा। लास्ट अभी जो पीसेस हुआ था, करीब प्री में कितने क्वेश्चन आए थे? शायद 14 या 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही थे, इंडियन ज्योग्राफी के ही थे, उत्तराखंड पीसीएस से। ओके, पॉलिटी के भी कोई 18 से 20 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। तो मतलब यू कैन नॉट लीव अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको यहाँ सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ओके, हेडिंग डाली क्लास, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिखे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 of the Indian Constitution, Article 21 of the Indian Constitution declares that no person shall be deprived of his life and personal liberty. No person shall be deprived of his life and personal liberty except no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by the law. Except according to the procedure established by the law. Except according to the procedure established by the law. This means that executive cannot take life and liberty. Executive cannot take life and liberty of a person. Executive cannot take life and liberty of person except according to the procedure of law. Except according to procedure of law. So stop. Article 21 is our constitution. Article 21 is our constitution. ये मेंस का क्वेश्चन भी बन जाएगा लाइन। Article 21 is our constitution's apostrophe essay, constitution's most organic and progressive, most organic and most organic and progressive provision, most organic and progressive provision. अब नए स्टूडेंट समझना कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जो नए स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा, आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट ऑर्गेनिक एंड प्रोग्रेसिव प्रोविजन, एक्सप्लेन। इस लाइन को दे देगा और उसके आगे कुछ भी दे सकता है, एनालाइज, कमेंट, डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज। ओके, वो आपको इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन, तो इस लाइन को उठाएगा और कहेगा इस लाइन को समझा दो, और वहां फिर आपको इस लाइन की विवेचना करनी है। ओके, इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन बने। ओके, लिखिए, आर्टिकल 21 इज एट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 इज एट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टॉप। देखिए नेक्स्ट लाइन, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इन द कोर्स ऑफ
evolution of Indian Constitution, in the course of evolution of Indian Constitution, in the course of evolution of Indian Constitution, at the hands of judiciary, at the hands of judiciary, it is Article 21, it is Article 21 that guarantees right to life and personal liberty, that guarantees right to life and personal liberty, life and personal liberty, which has emerged as most important right of the Constitution, which has emerged as most important right of the Constitution. So stop. It has emerged as fundamental of all fundamental rights. It has emerged as fundamental of all fundamental rights. सारे fundamental rights का fundamental right है. It has emerged as fundamental of all fundamental rights. So stop. According to Supreme Court, the right to life means right to have a dignified right to life means right to have a dignified life, full stop. The other fundamental rights and directive principle of state policy, DPSP, directive principle of state policy, DPSP, came to extend this quality of life to the citizens of India, came to extend this quality of life to the citizen of India, came to extend this quality of life to the citizen of India. So without right to life, other freedoms are meaningless. Without right to life, other freedoms are meaningless. ये सब एनालिसिस है आर्टिकल 21 की. Without right to life, other freedoms are meaningless. बेकार है सारे. Okay, meaningless. So therefore, without Article 21, other articles and fundamental rights are farce. Other articles and fundamental rights are farce. Farce समझते हैं ना, बेकार. Okay, not use. हाँ, farce, मजाक. मतलब अगर राइट टू लाइफ ही नहीं दिया और बाकी कह रहे हैं फंडामेंटल राइट होगा, तो वो फिर सर एक क्रूर मजाक है, वो रियल है ही नहीं. ओके, विदाउट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर फार्स, फुल स्टॉप. In fact, it is Article 21. In fact, it is Article 21 that makes other fundamental right meaningful. It is Article 21 that makes other fundamental rights meaningful. मतलब आर्टिकल 21 ही बाकी फंडामेंटल राइट्स को एक लाइफ देता है. और यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 द गोल्डन ट्राइंगल। अभी इस पे भी हम कल बात करेंगे। ओके, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 इज द गोल्डन ट्राइंगल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में कि गोल्डन ट्राइंगल के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, कई तो ऑप्शन ए बी सी डी में कई ऑप्शन होंगे, 14, 19 और 21 गोल्डन ट्राइंगल। ओके, वो फिर हम आपको कल बताएंगे कि व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन ट्राइंगल। ओके, एक कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दूसरा कहता है फ्रीडम्स, और तीसरा होता है राइट टू लाइफ। ओके, ये तीन संविधान का या फंडामेंटल राइट्स का क्रक्स है। अगर देखा जाए बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन तीन आर्टिकल से ही निकले हुए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कंसाइंस, प्रैक्टिस एनी रिलीजन, 14 से है। इक्वालिटी है भाई, अगर हम अपना रिलीजन को फॉलो करने के लिए हम आजाद हैं तो दूसरा भी अपना रिलीजन को फॉलो करने के लिए आजाद है। ओके, तो वो चीज आप 40, आप कोई भी फंडामेंटल राइट देख लो बेटा, कोई भी फंडामेंटल राइट, एक्सप्लॉइटेशन 23 एंड आपके 24, ओके, तो 23 एंड 24 आपके 14 का उल्लंघन रहेगा। किसी को एक्सप्लॉइट करोगे तो 14 का उल्लंघन होगा, इक्वालिटी का उल्लंघन करोगे। ओके, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं 14, 19, 21, इसे स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है संविधान का, इंग्लिश में द गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है क्लास? ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। Therefore, Article 21 is called the backbone of Part 3rd and Part 4 of the Constitution. Therefore, Article 21 is called the backbone of Part 3rd and Part 4 of the Constitution. तो हमें युवराज जी बताएंगे, टेल मी युवराज। ओके, पार्ट 4 में कौन सा चीज आती है संविधान में? नोबडी विल प्रॉम्प्ट, मैं देखूं तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। पार्ट 4 में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज आती है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यू आर राइट बेटा, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, हमने कहां से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और आयरलैंड ने कहां से लिए थे सर? आयरलैंड ने कहां से लिए थे? यूएसएसआर से लिए थे। कम्युनिस्ट कहां स्पेन। डायरेक्टरी प्रिंसिपल थे? हैं, स्पेन से, स्पेन से लिए थे। पढ़ाया था सर, ये तो मैंने पढ़ाया था, और ये तो पढ़ाए हुए बस 2 महीने हुए हैं। ओके, तो सर एंड मैम रिवीजन अच्छी तरह से करिए। ओके, पुरानी चीज को पढ़िए। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ क्लास, क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग मतलब यूपीएससी के लिए भी हैं, तो काफी लोग पीसीएस के लिए भी हैं, और पीसीएस के एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं। ओके, और अगर अभी आई, यस, जस्ट मिस्टर सौरभ आइए, वी हैव अ सीट ओवर देयर। ओके, आप यहाँ पे प्लीज बैठ जाइए। ओके, तो रिवीजन करेंगे। अब देखिए, मैंने 2 महीने पहले पढ़ाया आयरलैंड का। ओके, ओके, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली है? यस बेटा, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली हमने? श्रेया, कंकरेंट लिस्ट स्पेन से ली है? नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ओके, इंटरस्टेट ट्रेड हमने कहां से लिया है? इंटरस्टेट ट्रेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ओके, तो सोचो, अभी 1.5 महीने पहलाना वाली याद नहीं है तो हम क्या ज्योग्राफी पूछें? ओके, वी फाइंड पुस्टाज इन विच कंट्री? पुस्टाज इन विच कंट्री? पुस्टाज ग्रासलैंड्स। न्यूजीलैंड में कौन सा ग्रासलैंड्स होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं? एनीबॉडी इन द क्लास, एनीबॉडी इन द क्लास, न्यूजीलैंड में कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं? डाउन्स। कैंटेबरी। ऑस्ट्रेलिया में कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं? डाउन्स। सब भूल रहे हो बेटा, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं ना सब भूल रहे हो, और नए स्टूडेंट्स ये बेटा इस जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना,
मेजॉरिटी लोगों का क्यों नहीं एग्जाम निकल रहा? इसीलिए क्यों रिवीजन नहीं करते। आपको रिवीजन बहुत करना है। अभी नए हैं ना, तो अभी तो आपके पास सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स हैं। एक साल बाद मालूम चलेगा जब आपके दिमाग में ना सामने 20 सब्जेक्ट्स खड़े होंगे और चैलेंज होगा उन 20 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके दिमाग में रिटेन रखें। होता है, सबको होता है। हमारे जैसे ही लोग, आप जैसे ही लोग हर साल आईएएस और पीसीएस बनते हैं। संदीप प्रसाद भी आप में से ही एक रहा है और वो खुद बोल चुका है क्लास में आकर के, जब सिलेक्शन हुआ था आईएएस में, कि मैं कोई टॉपर नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। उसने खुद ही शब्द बोले कि कोई, जैसे कई लोग होते हैं ना हिंदी मीडियम का ही, वो उसने पूछा था हिंदी मीडियम में कि सर आप टॉपर थे क्या शुरुआत से? तो उनको लगता है ना आईएएस सिर्फ टॉपर ही निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आईएएस मैक्सिमम डिलीजेंट लोग निकालते हैं। डिलीजेंट मतलब आप कितने हार्ड वर्किंग है। ओके, आई थिंक एक पेज छोड़ देना, एक पेज हो गया ना, एक आधा पेज छोड़ दीजिएगा सौरभ। हम आर्टिकल 21 डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? देखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। Therefore, Article 21 is called the backbone of Part 3 and Part 4 of the Constitution. So stop. Even if other fundamental rights are not given in the Constitution, even if other fundamental rights are not given in the Constitution, but only right to life is provided. But only right to life is provided. Life is provided. Then also through liberal interpretation. Then also through liberal interpretation. Liberal interpretation. The Supreme Court can give rise to other fundamental rights. Can give rise to other fundamental rights. It is Article 21. It is Article 21 that makes distinction between, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मेंस के लिए. It is Article 21 that makes distinction between a constitutional state and a police state. That makes a distinction between constitutional state and a police state. पुलिस स्टेट. पुलिस स्टेट मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस. ओके, मतलब जिसके पास पावर है वही सब कुछ कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट मतलब सभी लोग. ओके, तो मतलब सभी लोग, मतलब जो जिसको अधिकार है, जिसका राइट अगर वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिड्रेस करेगा. ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन. इट इज आर्टिकल 21. It is Article 21 which have given rise. It is Article 21 which have given rise to the largest. Article 21 which have given rise to the largest inferred. To the largest inferred. Inferred. Inferred मतलब interpreted. Okay. Inferred rights because of liberal interpretation. Because of liberal interpretation of the Supreme Court. अब inferred क्या है? देखिए, here inferred rights is one. Here inferred rights is one. कल को आपसे पूछ लिया कि what is inferred rights? Here inferred right is one which is not explicitly given under the Constitution. Which is not explicitly given under the Constitution, but has been derived implicitly. That have been derived implicitly from the existing provision of the Constitution. From the existing provision of the Constitution. From the existing provision of the Constitution by interpreting them liberally.
existing provision of the constitution by interpreting them liberally, by interpreting them liberally. जितने नए स्टूडेंट से समझ में आ गया कि इन्फर्ड राइट्स क्या होते हैं? इन्फर्ड राइट्स वो राइट्स होते हैं जो संविधान में सीधे सीधे नहीं दिए रहते हैं, अदर प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करके वो डिड्यूस होते हैं. दे आर डिड्यूस्ड बाय द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ, ओके, अदर आर्टिकल्स का लिबरल इंटरप्रिटेशन करके डिड्यूस होते हैं. ओके, उन्हीं में सबसे बड़ा इन्फर्ड राइट है आर्टिकल 21. ओके, आर्टिकल 21. जैसे एनवायरमेंट में सबसे जितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं वो मोस्टली आर्टिकल 21 से रिलेटेड है. उत्तराखंड पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस में दोनों में क्वेश्चन बना है. ओके, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं शायद यूपीएससी ने भी क्वेश्चन डाला, हु इज नोन एज द ग्रीन लॉयर ऑफ इंडिया? अशोक मेहता. ग्रीन लॉयर ऑफ इंडिया इज नोन एज एमसी मेहता. एमसी मेहता, अशोक मेहता नहीं है. एमसी मेहता इज नोन एज द ग्रीन लॉयर ऑफ इंडिया. ओके, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट के केसेस और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा डिसीजन दिए हैं, एमसी मेहता वाज द रिस्पॉन्सिबल कि दिल्ली में डीटीसी बसें, पेट्रोल और डीजल वाली बसें बंद हो गई. एमसी मेहता वाज रिस्पॉन्सिबल कि ताज महल के आसपास जितनी इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई. ओके, तो मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एमसी मेहता के नाम से डरते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट आसानी से आर्टिकल 21 लगा देता. हाँ, इन्वायरमेंटल ही इज नोन, क्वेश्चन बना है कि हु इज नोन एज द ग्रीन लॉयर ऑफ इंडिया. तो ग्रीन लॉयर ऑफ इंडिया इज, गूगल करोगे गूगल भी यही आंसर देगा, एमसी मेहता. ओके, एमसी मेहता इज नोन एज ग्रीन लॉयर ऑफ इंडिया. सबसे ज्यादा आर्टिकल 21 के तहत जो इन्वायरमेंट के केसेस हुए हैं ना, वो क्लास 90% एमसी मेहता ने लड़े हैं. ओके, मतलब कहते हैं जब कोई ऊंचा उठता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी हो जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये इनकी तरफ से इंडस्ट्रीज को फोन जाते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम कोई ना कोई इन्वायरमेंट का क्लॉज तुम्हारी इंडस्ट्री के खिलाफ ले आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही हमारे फेवर में रहता है. तो बट ही इज सच अ बिग एडवोकेट ऑफ environmental laws. Okay, take class next line. The Supreme Court has interpreted Article 21 differently. Interpreted Article 21 differently in different cases. Some of the inferred rights under Article 21 are, some of the inferred rights under Article 21 are right to live with human dignity. Point number 1, right to live with human dignity. Number two, right to have primary education. Right to have primary education, ब्रैकेट में लिख लोगे, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 1992 case. In this case, Supreme Court ruled that right to education is a fundamental right. Right to education is a fundamental right. तो सबसे पहला केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, वो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था. कि ये याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी और एसए के लिए भी. सपोज आप एसए पे लिख रहे हो, कोई सोसाइटी पे एसए पे लिख रहे हो और वो एजुकेशन से रिलेटेड है,
मोहिनी जैन का एग्जांपल, मोहिनी जैन केस का एग्जांपल, तो कि सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरेस्टेड रहा था। ओके, अभी बाकी चीज मैं डीपीएसपी में पढ़ाऊंगा। ओके, देखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, राइट टू प्राइवेसी, थर्ड, राइट टू लेजर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लेजर, लेजर, LEISURE, लेजर, मतलब किसी से, कोई आपका वर्कर है तो उसका ये थोड़ी ना है कि आप उसे सातों दिन 365 डेज काम करवाओगे। ओके, राइट टू लेजर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस या बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 केस, 1984 केस। ओके, इस केस में ये कहा गया था कि आप, उसमें ये क्या होता था, ये जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, इस पे बंधुआ मजदूरी करवाते थे, और हाँ, बॉन्डेड लेबर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब बॉन्डेड लेबर्स तो वैसे ही आर्टिकल 23, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, बॉन्डेड लेबर्स, आप नहीं करवा सकते किसी से बॉन्डेड लेबर। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लेजर, मतलब आप ह्यूमन हैं तो एटलीस्ट आपसे पूरे सातों दिन और 365 सातों दिन और 365 डेज आपको, आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। राइट टू लेजर है, कम से कम एक दिन का तो ऑफ आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मैक्सिमम 10 घंटे काम करा लीजिए। ओके, उससे ज्यादा आप नहीं काम करा सकते। अब आप ये सोचोगे कि सर होता तो है, तो होता तो बहुत कुछ है, कोर्ट के संज्ञान में लाइए, मतलब होता तो बहुत कुछ है, कोर्ट के संज्ञान में लाइए। ओके, कोर्ट संज्ञान में आएगा, कोर्ट फिर कार्रवाई करेगा। ओके, कोर्ट, कई जब कोर्ट में कई बार सुओ मोटो पहुंचता तो सुओ मोटो होता, नहीं तो अदरवाइज आपको संज्ञान में, संज्ञान मतलब कोर्ट को आप नॉलेज दीजिए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो कई बार कोर्ट सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन एक्शन लेता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, राइट अगेंस्ट डिनाइल ऑफ वेजेस, राइट अगेंस्ट डिनाइल ऑफ वेजेस, राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लॉज एंड डिसमिसल्स, राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लॉज, LAWS, लॉज एंड डिसमिसल्स, ब्रैकेट में लिख लो, फ्रैंकिस कोरेल मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, CO 1981 केस, 1981 केस, 1981 case. In this case, court declared that, in this case, court declared that any procedure for depriving a person, any procedure for depriving a person of his life or liberty, of his life or liberty, life or liberty should be rational, just, fair, should be rational, just, fair, and can't be arbitrary, just, rational, fair, and can't be arbitrary, whimsical, and imaginative, whimsical and imaginative। मतलब अगर किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी ली जा रही है तो वो रीजंस जो होंगे वो जस्ट, फेयर और रैशनल होंगे, ना कि आर्बिट्रेरी, विम्सिकल और
इमेजिनेटिव। ये फ्रैंकिस कोरल वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 केस का था। ओके, लिखिए सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान held that sexual harassment in workplace is the violation of right to life। ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस इज वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ। ये है विशाखा वर्सेस, मैं आपको क्लियर बता, मैंने आपको एक दिन अभी लिखवाया तो था विशाखा वर्सेस, हाँ, आर्टिकल 14 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ, जस्ट टेलिंग यू, 97 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, हाँ 97। ओके, इज द वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी and Article 15 देखिए, नेक्स्ट डिड्यूस राइट है राइट टू शेल्टर। सुप्रीम कोर्ट इन यूपी आवास विकास परिषद, यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिव the Supreme Court ruled that right to shelter is a basic right under Article 21। Right to shelter is the basic right under Article 21। Similarly, अब मैं यहां पे आपको जो लिखवा रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के डिड्यूस्ड हैं, मतलब अलग अलग जो इन्फर्ड राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट केसेस, कुछ काफियों के केसेस भी दे रहा हूं। ओके, ये क्लास इन अनदर केस शांति सार बिल्डर्स, शांति सार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खीमामल टोमटे। The court upheld that Narayan Khimamal Tomte, the court upheld that importance of right to pleasant environment, importance of right to a pleasant environment and reasonable accommodation, right upheld the importance of right to pleasant environment। मतलब डिप्रेसिंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि इंसान पैसा खर्च करके घर बना रहा है और उसे कूड़े के ढेर के पास घर बना के दे दिया,
ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये कहा कि भाई अगर इंसान घर बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंसान घर बना रहा है तो उसके फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो बच्चे खेलेंगे कहां, वो कूड़े के ढेर में। ओके, तो उसने कहा राइट टू हैव प्लीजेंट इन्वायरमेंट, मतलब वो इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां से बच्चों की अपब्रिंगिंग सही हो सके, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपब्रिंगिंग सही हो सके आर्टिकल 21 को, राइट टू हैव प्लीजेंट एनवायरनमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है कि टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। ये नहीं कि बस हम इंसान के रूप में जन्म लिया है तो सिर्फ सांस अंदर लेना, मतलब टू इंस्पायर एंड टू ब्रीथ आउट, एक्सहेल इज नॉट ए लाइफ। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वायरमेंट भी प्लीजेंट होना चाहिए। ओके, कि घर का मतलब ये नहीं कि जैसे धारावी, ओके, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्लम, नहीं सर कराची में हो गया। ओके, अब वर्ल्ड की थर्ड बड़ी स्लम है धारावी, कराची ने हमें ओवरटेक कर लिया है, मतलब, और उसके बाद नेक्स्ट स्लम है मैक्सिको की, थर्ड पे आ रही है धारावी। ओके, लेटेस्ट आंकड़ा है। ओके, ओके, हम थर्ड पे आ चुके हैं। ओके, ये क्लास देखिए, नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार held that every person has a right to get pollution free water and air, every person has a right to get pollution free water and air, pollution free water and air। तो जब कभी आप पॉल्यूशन के अगेंस्ट, पॉल्यूशन के उसके केस आप ऐसे लिख रहे हो तो इस केस का वर्णन कर आर्टिकल 21। ओके, देखिए, द अदर inferred rights, the other inferred rights are, inferred rights are right against handcuffing, right against handcuffing, right against handcuffing। वो आपने बॉलीवुड की 80s की मूवी देखी होगी ना कि वो, हाँ हाँ, कि वो पुलिस आती है और वो कैमरा आता है कि अब आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस तभी ऐसा कर सकती है जब वो ड्रेडेड क्रिमिनल या टेररिस्ट हो। ओके, पुलिस पब्लिकली हैंडकफिंग नहीं कर सकती। आपने देखा होगा आजकल क्या है, पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाती है और या उन्हें थाने बुलाती है और थाने में ही अरेस्ट कर लेती है। पब्लिकली हैंडकफिंग इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। ओके, भले ही वो निर्दोष हो, अगर हैंडकफिंग करा दिया तो सोसाइटी तो 10 तरह की बातें करेगी करेगी, है, मतलब हाँ, रुमाल से, मतलब वो हथकड़ी नहीं, हैंडकफिंग का मतलब ये है हथकड़ी नहीं लगा सकते, वो पुलिस की जो चेन होती है ना वो नहीं है, नहीं लगा सकते, हैंडकफ्स नहीं लगा सकते। हाँ, वारंट होने के बाद भी वो जब तक वो भागने की कोशिश ना करे, यूपी में तो गाड़ी पलट जाती है। ओके ओके ओके, तो भागने या टेररिस्ट ना हो, ड्रेडेड टेररिस्ट ना हो, तब तक हैंडकफिंग नहीं, वारंट होने का मतलब। ओके, वारंट है, पुलिस सीधे मतलब उसे जीप में बैठाएगी और ले जाएगी। ओके, वो नहीं, वो बॉलीवुड की मूवी नहीं है कि अब आपको गिरफ्तार किया जाता, वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बॉलीवुड तक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे रखी है कि आप किसी भी पर्सन को पब्लिकली हैंडकफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन वही, पब्लिकली हैंडकफ करेंगे तो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। और बेटा देखो, वारंट है ना, वारंट से बेटा गिल्टी नहीं होता ना कोई। भाई किसी ने वारंट दिया, कोर्ट ने वारंट दे दिया, तो वारंट का मतलब शक है। अल्टीमेटली वो पर्सन गिल्टी है या नहीं गिल्टी है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, क्योंकि भारत में तो इतने जैक चलते हैं, आप किसी की, अगर आपका जैक है तो कोई भी किसी चीज पे वारंट लगा निकाल देगा, और वो तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पब्लिकली किसी पर्सन को हैंडकफ नहीं कर सकते।
और अगर आपने देखा भी होगा किसी पर्सन को अगर हैंडकफ किया भी होगा ना, तो आज के समय में या तो वो टेररिस्ट होगा, ओके, क्योंकि टेररिस्ट को पीछे से वो हैंडकफ कर लेते हैं, या वो बहुत बड़ा ड्रेडेड क्रिमिनल होगा, अदरवाइज नहीं करते, ओके। तभी तो कोर्ट से कई बार क्रिमिनल्स भाग जाते हैं। आपने देखा होगा हर 2 तीसरे महीने में पूरे भारत में कहीं ना कहीं से क्रिमिनल भाग जाते हैं, यही रीजन है। अगर हैंडकफ करते तो नहीं भागते, पर कोर्ट का ऑर्डर के पब्लिकली हैंडकफ नहीं कर सकते, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन, right to have speedy and fair trials, right to have speedy and fair trials and right to free legal aid, ये बहुत सारे राइट्स हैं, मैंने तो कुछ लिखवाए हैं, and right to free legal aid and fair trials, right to have speedy and fair trials and free legal aid, फ्री लीगल एड, ओके। तो अंश जी बताएंगे, टेल मी अंश, भारत में पहली बार लोक अदालत किस स्टेट में लगी थी? श्रेया, भारत में पहली बार लोक अदालत किस स्टेट में लगी थी? हरियाणा, राजस्थान, पढ़ाया है? हैं? कहाँ पढ़ाया है? मैंने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया है, जब मैं एडीआर पढ़ा रहा था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, एडीआरस। क्वेश्चन आएगा मेंस में, क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, एडीआर क्या होते हैं? तो उनमें आ जाता है लोक अदालत। लोक अदालत, भारत में पहली बार लोक अदालत गुजरात में लगी थी, गुजरात में लगी थी, भारत में फर्स्ट टाइम लोक अदालत गुजरात में लगी थी इन 1982। ईयर देख लीजिएगा, मैं फिलहाल चिंता न करिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स बड़ा टॉपिक है, पॉलिटी का सबसे बड़ा टॉपिक पार्लियामेंट है, ओके। पॉलिटी का सबसे बड़ा टॉपिक जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है पार्लियामेंट है। फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो बिग, पार्लियामेंट इज ऑल्सो बिग, देन आफ्टर इज सुप्रीम कोर्ट, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ाता हूं, उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स है ना, मेंस के, प्री के, तो सारा चीज कर देंगे। जैसे व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग क्या होती है? प्ली बार्गेनिंग, यस कोनार्क, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? रिकॉर्डिंग करके, कैमरे में रिकॉर्डिंग करके, दिस इज प्ली बार्गेनिंग। जैसे इसके कॉन्फिडेंस लेवल में जानता हूं, मतलब आए या ना आए, ओके, बस ही हैज द आंसर, कोई बात नहीं, कीप इट अप। प्ली बार्गेनिंग क्या होती है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग, जो भारत के जुरिस्प्रूडेंस में लाया गया, जिसमें जो गिल्टी होता है वो कोर्ट के ट्रायल से पहले ही अपना गिल्ट कबूल लेता है। क्या वो, ओके ओके ओके, जो गिल्टी होता है वो कोर्ट के ट्रायल शुरू होने से पहले ही अपना गिल्ट कबूल कर ले कि यस मैंने किया है, और कोर्ट इन रिटर्न उसको कम सजा दे। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली, जो कि मुंबई अटैक्स में शामिल था, ओके, उसने प्ली बार्गेनिंग के तहत ही अपनी कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट कराया। क्या डेविड कोलमैन हेडली को क्लियर कट सजाए मौत मिल रही थी, क्योंकि उस अमेरिकन अटैक्स में, मुंबई अटैक्स में करीब 14-15 अमेरिकन नागरिक थे, जो कि ताज होटल और आपके कई दो जो लियोपोल्ड कैफे में, हाँ लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल में स्टे कर रहे थे, 14-15 अमेरिकन नागरिक मारे गए थे, ओके। तो डेविड कोलमैन हेडली वॉज गिल्टी, प्रूफ भी हो गया कि डेविड कोलमैन हेडली 26/11 के अटैक्स में शामिल है। तो डेविड कोलमैन हेडली ने प्ली बार्गेन के तहत, इससे पहले ट्रायल शुरू, अब इसे क्यों सजा माफ कर दी जाती, थोड़ी सजा कम क्यों की जाती, कि आपने कोर्ट का समय बचाया है। हाँ, उसकी वाइफ डेविड कोलमैन हेडली, डेविड कोलमैन, बल्कि डेविड कोलमैन हेडली का खुद नेशनलिस्टिक, उसके फादर पाकिस्तानी रहे हैं, वाइफ उसकी, उनकी मदर अमेरिकन रही है, मदर अमेरिकन रही है, वाइफ मदर अमेरिकन रही है, एंड फादर वाज ए पाकिस्तानी। हाँ, तो प्ली बार्गेनिंग का कौन सा, अब ये सब चीज आपको सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाऊंगा। हाँ, लाइफ इंप्रिजनमेंट में पैरोल ऐसे मिलती है कि अगर बहुत गुड कंडक्ट हो, ओके, गुड कंडक्ट हो, तो ये सारा चीज। अब जैसे
सुप्रीम कोर्ट मांगेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम न्यायालय? ग्राम न्यायालय क्या है, ग्राम न्यायालय एक्ट क्या है, ओके, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियाज ग्राम न्यायालय, ओके। तो ये सारी चीज, और ये सब आपके लक्ष्मीकांत में नहीं दे रहा। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि एक बार थॉरो पढ़ लीजिएगा, आपको मैं कई सारी चीजें यही क्लास में बताऊंगा, ओके। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर आर्टिकल 21, देयर नेक्स्ट पैराग्राफ, देयरफॉर आर्टिकल 21 is not a, therefore article 21 is not a single right, therefore article 21 is not a single right, but it is a composite right, but it is a composite right, but it is a composite right, मतलब बहुत सारे राइट का पुलिंदा है ये आर्टिकल 21, सिर्फ एक राइट नहीं है। अब यहां पे दो चीज आती हैं, एक दो केसेस आते हैं, एक आता है एके गोपालन केस और एक आता है मेनका गांधी केस 1950 केस, और एक ओके मेनका गांधी केस 78, ओके मैं अभी बता देता हूं इसको। दो केस आते हैं, एके गोपालन वर्सेस, मैं लिख दूंगा बेटा, मैं लिख दूंगा, चिंता ना करिए, जो इस साइड है उनको लिख दूंगा, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। तो जो पहला केस रहा था एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 के 1950 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया आर्टिकल 21 का। नैरो व्यू कैसे लिया? उसने आर्टिकल 21 को आर्टिकल 19 के साथ पढ़ने से मना कर दिया। समझी? हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा हो, मैं आपको समझा देता हूं, ओके। आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम्स। और आर्टिकल 21 लिबर्टी, भाई एक तरीके से राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना, लाइफ एंड लिबर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एके गोपालन में यह कहा कि ये दोनों सेम नहीं है, 19 एंड 21 आर डिफरेंट। तो हम एके गोपालन केस में बेटा ये क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन अ नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21, नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21। पर वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को उल्टा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19 इज इक्वल टू आर्टिकल 21, कि जो फ्रीडम्स हैं वही लिबर्टी है। उसने 14 और 19 को एक साथ पढ़ा, तो इसे हम ब्रॉडर व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ओके। और व्हेन सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कि आर्टिकल 19 इज इक्वल टू आर्टिकल 21, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे कानून में क्या है? हमारे कानून में है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब किसी को सजा मिलेगी, किसके हिसाब से सजा मिलेगी? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। हमारे क्या है? अमेरिका में क्या है? किसी को सजा मिलेगी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब दोनों में अंतर क्या है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ बहुत रिजिड है, बहुत रिजिड है। मतलब प्रोसीजर स्टैब्लिश ऑफ द लॉ में किसी भी पर्सन की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकता, पर लेजिस्लेचर ले सकता। समझिएगा, एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकता, मतलब कोई आईएएस, पीसीएस, आईपीएस अधिकारी नहीं ले सकता, पर जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो कानून द्वारा लॉ पास करके किसी की भी लाइफ एंड लिबर्टी ले सकते, भले ही वो कानून कितना ही कठोर क्यों ना हो। पर अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कानून का इंटेंशन देखा जाता है, मंशा इंटेंशन देखा जाता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको लिटरल सेंस में मत लेना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कि सपोज अगर इस लेन में, छोटी सी गली में कोई पर्सन घूम रहा है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ में पुलिस तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक वो चोरी करते पकड़ा ना जाए, चोरी करते पकड़ा ना जाए तो नहीं कार्रवाई।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पुलिस तब भी उसे पकड़ सकती है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत थी, मंशा गलत थी। मतलब अमेरिका में अगर कोई कानून, जैसे ट्रंप के टैरिफ में सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के जो फेडरल कोर्ट ने एक ओपिनियन पास किया कि ट्रंप अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहे हैं, इतने ज्यादा टैरिफ लगाने की अथॉरिटी ट्रंप में नहीं है, और ट्रंप ने कहा था हम इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ओके, तो अमेरिका का जो कोर्ट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब लेजिस्लेचर भी उसके बाहर नहीं है, लेजिस्लेचर की बात, वो लेजिस्लेचर का इंटेंशन देखता है कि जो तुम कानून लाए हो वो किस इंटेंशन से है। कहीं राइट्स को दबाने का तो इंटेंशन नहीं है, कहीं लोगों के अधिकार को कुचलने का तो इंटेंशन नहीं है। भारत में अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून पास कर दिया तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ है, कितना भी कठोर हो। आई होप यू पीपल कैन डिफरेंशिएट दीज टू वर्ड्स। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नैरो व्यू है। नैरो व्यू मतलब कि भैया, मतलब कहने का मतलब ये, मैं और इसको दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेजिस्लेचर के गुडविल पे छोड़ दिया गया, नेताओं के, चुने हुए नेताओं के गुडविल पे छोड़ दिया गया कि उन्होंने, जनता ने चुना है, अब नेता जो कानून पास करेंगे वो सही सही कानून पास करेंगे। हाँ बोनाफाइड है, हाँ बोनाफाइड है, यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस आ जाता है। वो बोनाफाइड, वो नेताओं के गुडविल पे छोड़ दिया गया। पर अमेरिका में नेताओं के गुडविल पे नहीं छोड़ा गया, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश के द्वारा, मतलब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उन्होंने कहा था कि रूलर्स भी खराब हो सकते हैं, इसलिए अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू होता है कि कानून कोई भी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव वाला कानून हो चाहे लेजिस्लेचर वाला कानून हो, किस पे कसा जाएगा, किस पे परखा जाएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून की मंशा क्या है, कानून का इंटेंशन क्या है, कानून किसके लिए और किस पर्पस से बनाया गया है, इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ज्यादा वाइडर है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ नैरोअर है। यहां समझ रहे हो ना बच्चों, यस और नो? क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, समझ में आ रहा है? यस बेटा, दोनों में, इधर पीछे सुकृति, ओके, अक्षय जी, यहां समझ में आ रहा है गेर? ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थिंग्स आर क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो एक एक इसमें यहां पे बेटा दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दो ही केसेस है, फिर एक एक करके। पहला केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस। ओके, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 इज नॉट इक्वल टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इज नॉट इक्वल टू आर्टिकल 19 का। ओके, देखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। द सुप्रीम कोर्ट इन द फेमस ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, द सुप्रीम कोर्ट इन फेमस द ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। भव्य जी, हु वाज ए.के. गोपालन? आज सुबह ही पढ़ा था ए.के. गोपालन। नहीं, ए.के. गोपालन वाज अ कम्युनिस्ट लीडर, कम्युनिस्ट लीडर। ए.के. गोपालन हाँ कम्युनिस्ट लीडर थे। ओके, लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस हैज टेकन a narrower view of article 21, narrower view of article 21. court held that personal liberty was not the same as liberty itself. The court held that the personal liberty is not the same as liberty itself. Liberty is not the same as liberty itself. The court interpreted personal liberty in a myopic way. The court interpreted personal liberty in a myopic way. So stop. It held that protection under Article 21 is available only against arbitrary
एग्जीक्यूटिव एक्शन, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action and not from arbitrary legislative action. दोनों में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं ना? आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब लेजिस्लेचर कानून के दायरे में रहकर कितना भी कठोर लॉ पास करा ले, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ में वो चीज को निगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कह रहा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। बिल को सही तरीके से लाया गया, बिल की 3 रीडिंग हुई, बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, बिल की अगेन 3 रीडिंग हुई, बिल राज्यसभा से पास हो गया और बिल पे राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ फॉलो हो गया। और बिल में क्या है वो चीज नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू क्या दिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द, क्या प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया गया है? मिनिस्टर बिल लाया, मिनिस्टर बिल लाया, और बिल में क्या है ये चीज नहीं देख रहा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बिल की मंशा देख लेता है, बिल किस इंटेंशन से लाया जा रहा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज वाइडर देन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। समझ में आया ना बच्चे? ओके, देख क्लास। This means state can deprive right to life. This means state can deprive right to life and personal liberty. State can deprive right to life and personal liberty of a person based on law passed by the legislature, based on law passed by the legislature, based on law passed by the legislature. Further in this case, the court refused to read. Further in this case, the court refused to read Article 21 and Article 19. The court refused to read Article 21 and Article 19 as related article. Article 21 and Article 19 as related article. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 इज नॉट इक्वल टू आर्टिकल 19 बताया। ओके, moreover the court held that article 21 includes only procedure established by the law. 21 includes only procedure established by the law and refused to read due process of law under Article 21. Refused to read due process of law under Article 21. तो ये कहानी किसकी हो गई? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की हो गई। ओके, अब 28 साल बाद, 1950 का केस था, 1978, 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए एक नया केस मेनका गांधी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 21 इज इक्वल टू आर्टिकल 19, कि जो लिबर्टी, जो फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 में मिल रहे हैं और जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वो दोनों पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम एक ही है। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 को एक साथ पढ़ा और कहा कि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगता है। तो अगर देखा जाए बेटा, देखो एक चीज समझ रहा हूं, आगे का थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा मेंस के एनालिसिस है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्क्रीट जुडिशियल रिव्यू है, ऑर्थोडॉक्स जुडिशियल रिव्यू है, वो कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में निहित है। भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो लॉ को और एक्सटेंसिवली जज कर सकता है ना, और एक्सटेंसिवली जज कर सकता है।
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ में पार्लियामेंट एक तरीके से मतलब अपना भाई हमने तो अपना लॉ पास कर दिया ना, पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट कहता है हम लॉ को भी, कि आपने लॉ किस इंटेंशन से बनाया है, लॉ का डायरेक्शन क्या है, लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें टेस्ट होंगी। तो अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू को और रिजिड बनाता है और ऑर्थोडॉक्स बनाता है। समझ पा रहे हो ना इस एंगल को? ओके ये क्लास। बट इन मेनका गांधी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस। जो स्टूडेंट्स अभी जून जुलाई में एडमिशन लिए थे, केसेस याद हो रहे हैं ना बेटा? केसेस याद कर लीजिएगा। ओके, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन 1978 केस। The Supreme Court overruled its earlier judgment. The Supreme Court overruled its earlier judgment of A.K. Gopalan case by taking a wider and liberal interpretation. By taking a wider and liberal interpretation of Article 21. Wider and liberal interpretation of Article 21. Full stop. In this case, the court held that the personal liberty is same as liberty. The personal liberty is same as liberty, and the liberty enjoyed by individual cannot be restricted, and therefore personal liberty is equal to the liberty. Therefore personal liberty is equal to the liberty. या ऐसे लिख सकते हो, therefore personal liberty is same as liberty, full stop. The court also held that Article 21 and Article 19. The court also held that Article 21 and Article 19 deals with two different rights. But they are not isolated rights. They are not isolated rights and very much interrelated, and are very much interrelated, and are therefore very much interrelated. Therefore, if state deprives an individual of his life and personal liberty, state deprives an individual of his life and personal liberty, then it shall stand the test. Of both. Article 21 and Article 19. Then it shall stand the test of both Article 21 and Article 19. Full stop. Next paragraph. In other words, the Supreme Court introduced the American expression of due process of law.
फुल स्टॉप. इन इफेक्ट EFFECT है. इन इफेक्ट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21, the protection under article 21 should be available not only against, in effect the protection under article 21 should be available not only against arbitrary executive action, but also against arbitrary legislative action. मतलब दोनों के अगेंस्ट है. आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन तो मतलब लेजिस्लेचर भी कोई मनमाना कानून नहीं पास कर सकता. ओके. फर्दर कोर्ट रूल दैट expression personal liberty is of the widest amplitude, AMPLITUDE, is of one of the widest amplitude. Personal liberty is of the widest amplitude, and it covers a variety of rights, I'm repeating the things. Further, the court ruled that the expression personal liberty is of the widest amplitude, and it covers variety of rights that constitute the personal liberty of a man, full stop. Court held that right to live is not merely confined to physical existence. Right to live is not only confined to physical existence, but it includes within its ambit right to live with human dignity, to stop. The court in Menka Gandhi case held that Article 21 inherently included the principles of natural justice. हिंदी में नैसर्गिक न्याय. IAS मेंस का क्वेश्चन है. What do you understand by natural justice? Okay. Inherently included the principle of natural justice in itself. To stop. Therefore, a law passed by legislature depriving an individual of his life and liberty, shall have a reasonable
depriving an individual of his life and liberty shall have to be reasonable, just, fair, just and fair, and it cannot be fanciful, oppressive, and arbitrary. Fanciful, oppressive, and arbitrary. Thus, court stated that due process of law is included in Article 21. Due process of law is included in Article 21. Due process of law is included in Article 21. आर्टिकल 21 में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ओके अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने कहा था ये 2 लेक्चर लेगा। ओके तो कल हम इसके आगे चीज उठाते हैं। ओके आज का लेक्चर क्लियर रहा? आर्टिकल 21 का जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था और जो आपको अभी एक्सप्लेन किया 2 केसेस में, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ए के गोपालन और दूसरा मेनका गांधी वाला केस, चीजें क्लियर थी? यस और नो? कोई डाउट? ओके इसे पढ़ के जरूर आइएगा। हाँ बोलिए मैम। वो इसके बाद कई केसेस में आपके जैसे आरसी कूपर वाला केस तो फिर वो बोला अलग ही है, वो तो नेशनलाइजेशन का केस है, पर ड्यू प्रोसेस लॉ आगे कई केसेस में आगे लगा, पर आरसी कूपर तो वो पहले रहा केस रहा ना, वो तो नेशनलाइजेशन का केस था, बैंक नेशनलाइजेशन का केस था। 71 70 70 69 70 का था ना आरसी कूपर। ओके वो तो नेशनलाइज बैंक नेशनलाइजेशन केस आरसी कूपर। ओके तो वो तो पहले का था, ये तो बात का है। 78 वाला ड्यू प्रोसेस तब आया नहीं था, ये तो 70 69 70 का केस है जब बैंक नेशनलाइजेशन हुए थे, ये तो 78 का केस है। ओके 78 में ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना? ओके तो ध्यान रखिए क्लास, इससे बड़े मेंस के क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल 21 से, इसीलिए आपको काफी डिटेल से समझाया है। अभी खत्म नहीं हुआ है, कल इसका मतलब पार्ट और हाँ सारा चीज और शुरू होगा। कल मैं बताऊंगा कि लिटरली डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ओके और आपके ये नेचुरल जस्टिस होता क्या है, ये सारा चीज ये कल एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत सारे और इन्फर्ड राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुआ, आर्टिकल 21 कैपिटल ए किस तरीके से आया, ये सारा चीज कल देखेंगे। ठीक है और फिर से कह रहा हूं क्लास, नए स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, पुराने स्टूडेंट्स उतने रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पर आप ये गलती मत करिएगा, रिवाइज करिए सर, रिवाइज करिए। ओके अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप जहां पे हैं वहीं पे खड़े रहेंगे, पढ़ तो लेंगे पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके तो इसलिए सर एंड मैम रिवीजन करिए। ओके और जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। ओके अब मैं कोशिश करूंगा अपने हर लेक्चर से पहले कुछ पुराने टॉपिक्स हाँ वार्म अप क्वेश्चंस पूछ लूं पुराने स्टूडेंट्स से, और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। कल को आज उनसे पूछ रहा हूँ, फिर 6 महीने बाद आप लोगों से पूछूंगा। ओके तो इससे क्या है, कम से कम आप अपने टो पे रहेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है गाइस, तो कल ध्यान रखिएगा, कल थर्सडे है, पहला बैच सीसैट का होगा, 12 बजे से पहला बैच सीसैट का होगा। 3 बजे से मेरे बैच, वैसे हिस्ट्री होता था पर कल मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री फ्राइडे सैटरडे जाएगी, कल पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। कल ये मत सोचिएगा हिस्ट्री है, कल पॉलिटी है। ओके 3 बजे से पॉलिटी है और उसके बाद आखिरी में इंडियन इकोनॉमी का बैच होगा सिद्धांत सर का। ओके तो कल सीसैट, पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी का बैच है, कल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये शेड्यूल रहेगा। ठीक है तो सी यू टुमारो एट 3 PM क्लास। ठीक है थैंक यू, थैंक्स लॉट, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है थैंक यू।